हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। जैसा कि आपको पता है कि हमने कपास का लेसन कंप्लीट कर लिया है, वो भी अच्छी तरीके से पूरा विस्तृत उसमें पूरा अध्ययन भी किया है। और 5 मिनट उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि उसमें पढ़ा था हम लोगों ने शबनम किस तंतु का बना होता है, तो कपास का बना होता है। और सूती वस्त्रों का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण था कि इसका जो है क्रम याद करना, कि ये कितने क्रम था इसका? 10 था। सबसे पहले क्या करना था इसमें? गैदरिंग ऑफ पॉट्स, दूसरा गिडिंग, तीसरा इसमें बॉलिंग करना था इसको, फिर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग करना, फिर कार्डिंग, कॉम्बिंग, स्लेबरिंग, स्पिनिंग, वेविंग एंड फिनिशिंग आखिरी था इसका। सबसे 10वां पॉइंट था कि इसको जो है इसके वस्त्र निर्माण के क्रम, इसका जो क्रम होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए पूरा 10 के 10 इसको इसी क्रम में ही याद करना भी है। उसके बाद हम इसका पढ़े थे कि इसकी कपास की सबसे छोटा तंतु होता है कि 1.5 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है, 1.5 से 1.5, आधा से 1.5 होती है इसकी। ठीक है, सब तंतुओं में सबसे छोटा पाया जाता है। ये आधे सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं लिनन के बारे में। आज इसके इतिहास, तंतुओं की पूरी रचना और विशेषताओं के बारे में आज पूरा ये भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले लिनन किसका प्रतीक माना जाता है? शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आज से 10,000 वर्ष यूरोप के न्यूलिथिक जाति के जो व्यक्ति थे वो लिनन के रेशों का प्रयोग मछली पकड़ने के जाल में करते थे। मतलब इसका वस्त्रों का कोई प्रयोग नहीं होता था, केवल जो था तो ये मछली पकड़ने के जाल के रूप में किया जाता था इसका। इस काल में मिस्र देश में लिनन के तंतुओं से प्राप्त वस्त्रों के कारण काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी। मतलब मिस्र में सबसे पाया जाता था, तो मिस्र ही उस वक्त फेमस था इस लिनन के वस्त्रों के लिए। लिनन, जबकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था इसके बारे में एकदम शॉर्ट में कि लिनन किस पौधे से प्राप्त होता है? फ्लाक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। फ्लाक्स को 2 उद्देश्यों से उत्पादित किया जाता है, बीज तथा तंतुओं को प्राप्त करने के लिए। मतलब बीज भी प्राप्त करते हैं और रेशे भी इसका प्राप्त करते हैं, दोनों ही इसका उपयोग किया जाता है, बीज का भी और तंतुओं का भी। इसकी खेती के बारे में बात करें तो लिनन की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भुरभुरी, साफ तथा मृदु और समशीतोष्ण इसकी जलवायु, नम जलवायु उपयुक्त होती है। समशीतोष्ण नम जलवायु उपयुक्त होती है किसके लिए? लिनन की खेती के लिए। और इसको सन, जैसा पता है सन भी बोला जाता है। इसके बीज बोने का जो समय होता है वो अप्रैल और मई होता है, जबकि अगस्त महीने से फसल काटने योग्य हो जाती है इसकी। कब बोया जाता है? अप्रैल और मई, और अगस्त महीने से फसल काटने योग्य हो जाती है। इसकी खेती के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं, अभी पढ़ा मैंने, बीज प्राप्ति के लिए और तंतुओं के लिए। जो बीज होते हैं इसके, बीज प्राप्ति के लिए बोया जाता है। इस पर जब ये बीज जो होते हैं पक जाने पर इनको काट लिया जाता है। इसके बीजों से क्या क्या बनता है? लिनसीड बनता है, तेल, वार्निश, पेंट, लिनोलियम, तेलीय वस्त्र व उत्तम चमड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ये इसके बीज का मतलब क्या क्या बनता है इसके बीजों से लिनन के, तो क्या क्या बनता है? लिनसीड, तेल, वार्निश, पेंट, लिनोलियम, तेलीय वस्त्र व उत्तम चमड़ा बनाया जाता है। और तंतुओं से क्या होता है? तंतु प्राप्त हेतु जिस सन को तंतु प्राप्त के लिए बोया जाता है वो 2 प्रकार से होते हैं। मतलब सन की खेती 2 उद्देश्यों के लिए की जाती, एक बीज प्राप्त के लिए, एक तंतु प्राप्त के लिए। लेकिन जो बीज प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उनको अलग प्रक्रियाओं से कर लिया जाता है, लेकिन जो तंतु प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, उनको 2 प्रकार से बोया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक नीले फूल होते हैं और एक सफ़ेद फूल वाले होते हैं। नीले फूल जो होते हैं इनसे प्राप्त रेशा श्रेष्ठ किस्म का होता है, और जो सफ़ेद फूल होते हैं इनसे प्राप्त रेशा मोटा व निम्न कोटि का होता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो नीले फूल वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट में जो पढ़ाया था फर्स्ट लेसन का, उसमें इसके बारे में शॉर्ट में था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, तो उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना, क्योंकि वो आपको पूरा रट ही लेना है। उसके बाद फिर इसको रटने में आराम रहेगा कि वो शॉर्ट चीज़ें आपको पता है, फिर आप विस्तृत इसके बारे में अच्छे से आप और अच्छे से रट लेंगे। अब बात करते हैं इसकी बुआई व कटाई, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग के बारे में।
फ्लक्स का पौधा प्रतिवर्ष बोया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है इसकी। इसकी तने की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। इसे सुखाना, दूसरा क्रम क्या होता है इसका? सुखाना तथा स्वच्छ करना, यानी ड्राइंग एंड रीपलिंग। ये भी इसकी पूरी क्रियाएं इसमें भी होती हैं कि मतलब पहले कल्टीवेशन की जाती है, फिर ड्राइंग एंड रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग इसका नाम इंग्लिश में याद कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में ही लिख के आता है, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो रिपलिंग स्वच्छ करना, ड्राइंग सुखाना, और फिर उसके बाद रेटिंग करते हैं इस पर, यानी गलाते हैं इसको। ठीक है, बंडलों में बना लिया जाता है, फिर उसको गलाने के लिए जो है पानी में डाल दिया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है इस पर। तो ठीक है, गलाने के लिए उसके पर तने का ऊपरी भाग गलाकर रेशे निकालने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। मतलब जब तना गल जाता है तो उसको किन विधियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं? तो एक हो गया, पहला है गलाने का ड्यू रेटिंग, दूसरा है वाटर रेटिंग। ठीक है, यानी ओस के द्वारा सुबह ऐसे जो रख दिया जाता है कि सुबह जब ओस पड़ती है तो उससे माध्यम से गीला होता रहता है। दूसरा पानी में ही डाल दिया जाता है, उगलता रहता है। तो पहला क्या हो गया इसका? कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। दूसरा ड्राइंग एंड रीपलिंग। तीसरा रेटिंग, और रेटिंग में ही यानी ड्यू रेटिंग और वाटर रेटिंग। ड्यू में क्या होता है? ओस के द्वारा, यानी सुबह जो ओस पड़ती है उसमें इसको रख दिया जाता है, कई दिनों तक ऐसे ही गलता रहता है। दूसरा पानी में डाल दिया जाता है, पानी में गलता रहता है, तो इससे तंतु अच्छे प्राप्त हो जाते हैं इसके। आगे थर्ड, और लकड़ी के पात्र द्वारा 75 से 90 डिग्री तापमान के फ़ॉरेनहाइट तापमान के पानी में इसको डुबो दिया जाता है। जब तनों को पानी में से निकाला जाता है, ठीक है, जब तनों को पानी में से निकाला जाता है तो उन्हें रोलरों के माध्यम से निकाल लिया जाता है। यह प्रक्रिया पौनेल प्रक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। लकड़ी के पात्र द्वारा इसको किया जाता है। फिर तोड़कर पीटकर तंतु को अलग करके, यानी ब्रेकिंग एंड स्केचिंग किया जाता है इससे। फिर यानी कंघी करना, जो कि कपास में भी आता था, कंघी करना व सीधा करना, यानी कॉम्बिंग एंड हैकलिंग। इसके लंबे रेसे उत्तम प्रकार के वस्त्र बनते हैं। छोटे तंतु जिन्हें जो छोटे छोटे होते हैं उनको टो कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जो इसके छोटे छोटे तंतु होते हैं उसको क्या कहते हैं? टो कहते हैं, यानी लियन जो छोटे छोटे वस्त्र जो तंतु प्राप्त होते हैं। और ये निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाने के काम आते हैं, छोटे वस्त्र जो तंतु होते हैं। ठीक, और अब स्पिनिंग की बात करेंगे, कताई। इसमें देखिए जो कपास है, लिनन है, रेशम है, कुछ प्रक्रियाएं सब में लगभग सेम ही होंगी और कुछ कुछ प्रक्रियाएं सब में डिफरेंट होंगी, क्योंकि कुछ कीड़ों से प्राप्त होती हैं और कुछ बुवाई जाती हैं, कुछ का उत्पादन किया जाता है। तो कुछ में स्पिनिंग जैसा जो तंतु होगा उसके उसी के प्रकार उसको निकालने के लिए या रेशे प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तो अब कपास हो गया, उसको बोया जाता है। लिनन हो गया, और रेशम क्या है, उसे कीड़े से प्राप्त किया जाता है, तो उसका उत्पादन तो किया नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार सबकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो सबको आपको क्रम तो लगभग याद ही होना चाहिए किसमें कौन सा डिफरेंस है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें डिफरेंस हम करते चलेंगे। ठीक है, कताई थी, कपास में भी था। तो स्पिनिंग, सूखी अवस्था में काटने से धागा घटिया किस्म का प्राप्त होता है, मतलब सूखी अवस्था में इसको नहीं काटा जाता है। धागे को मजबूती देने के लिए उसे बट लिया जाता है। ठीक है, अब वेविंग यानी बुनाई की बात करेंगे। बुनाई बहुधा इसका नम वातावरण में ही की जाती है। लिनन के वस्त्र को बुनने में जैकर्ड बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ये जैकर्ड बुनाई को जो है लिनन के वस्त्रों में ही की जाती है। ठीक है, और फिनिशिंग यानी परिसज्जा, उस पर क्या क्या क्रियाएं करते हैं हम। कपास का जो था उसमें भी ब्लीचिंग करके उसमें, क्योंकि उसका भूरा बहुत स्वच्छ रंग तो होता नहीं है कपास का, तो कि बहुत ही सफ़ेद प्राप्त होता है, उसका प्राकृतिक कोई चमक ही नहीं होती है कपास की। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम उसमें भी ब्लीचिंग करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें कैसी परिसज्जा करते हैं यानी फिनिशिंग करते हैं लिनन के वस्त्रों में। इसमें ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। ये पूछा जाएगा कि ग्रास ब्लीचिंग किन वस्त्रों में की जाती है, तो लिनन में। एक ही है लगभग कि लिनन के वस्त्रों में ही कैसी ब्लीचिंग की जाती है? ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया से लिनन वस्त्र की चमक बढ़ जाती है। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया से लिनन के वस्त्रों में कैसी प्रक्रिया की जाती है कि चमक बढ़ाने के लिए? तो जो लिनन के वस्त्रों में उसमें मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है।
मैं आपको इसमें मर्सराइजिंग, स्काउरिंग ये सब एक अलग से बनाऊंगी जब आपको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का। क्योंकि एक छोटा छोटा ये टॉपिक हैं, क्वेश्चन अगले बार पूछा गया था कि कौन सा इसमें तंत्र प्रयोग करके इसमें किया जाता है, तो जो प्रयोग किया जाता है तो उसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बना के आपको कि किस में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छे से आपको बता दूँगी। उसके बाद आते हैं टॉपिक पर। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया से लिनन के वस्त्र में चमक बढ़ जाती है तथा संकुचन प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मर्सराइजिंग से रंगों के प्रति सादृश्यता भी उत्पन्न हो जाती है। अब हम इसके ये हो गया इसके बारे में पूरा कि मतलब ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं इस पर। सबसे ज़्यादा तो ऐसे कपास की ही प्रक्रियाएं ज़्यादातर पूछी गई हैं, लेकिन आपको ये भी एक तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि नेट में और सब अगर आप इस पेपर को देते हैं तो सब में लगभग ये थोड़ा गहराई से ज़्यादा पूछ लेते हैं कि पूरी प्रक्रियाओं का लगभग कुछ क्रम दिए कुछ नहीं दिए। अब तो टीजीटी में भी लगभग पूछे ही जाने लगा है कि अगर धीरे धीरे टफ बनाते पेपर तो 4 ऑप्शनों में रख दिए कि क्रम से लगाइए, इसको दे दिए। तो आपको कम से कम रेटिंग का आता है, तो रेटिंग कैसे की जाती है अगर आपको उसका पता होगा कि रेटिंग गलाना होता है तो लिनन के वस्त्रों में किन वस्त्रों में की जाती है। अगर वन लाइनर ही देखते हैं तो ये एक एक लाइन अगर थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे तो एक एक जिसके पॉइंट भी आप उसमें से क्वेश्चन जब आएगा तो उसको अच्छे से पकड़ लेंगे कि रेटिंग होता है तो लिनन ही एक ऐसा है जिसको गला कर किया जाता है और इसमें रेटिंग प्रक्रिया की जाती है क्योंकि और कोई इतना गला के तो बनता नहीं है। इस जो कि इसको सन कहा जाता है भाषा में, तो इसको गला कर ही प्राप्त किया जाता है। और बाकी स्पिनिंग हो गया, वेबिंग हो गया, लगभग सभी में किया जाता है कि उसकी परिसज्जा बस इतनी होती है कि सब में सबकी बुनाई का अलग अलग होता है। इसमें जैकेट बुनाई है, किसी में दूसरी बुनाई रहती है, तो वो भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ग्रास ब्लीचिंग सबसे है कि लिनन में ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। अब इसके आते हैं हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं? कंपोजिशन, संगठन। लिनन का रेशा मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्राकृतिक या वनस्पति से प्राप्त होती हैं उनमें सेलुलोज का पाया जाता है, और जो उससे जंतु विज्ञान से प्राप्त होती हैं जंतुओं से, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो लिनन का रेशा में मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है और इसमें 25% पैक्टिन पाया जाता है। कितने परसेंट? 25%, यानी पैक्टिन भी पाया जाता है इसमें। और इसके आणविक जो ये रचना के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अनुदैर्घ्य काट में, जो अनुदैर्घ्य काट में मतलब दिखता कैसा है, तो सीधा बेलनाकार व चमकदार बांस की तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती है, यानी गन्ने के आकार के तरीके से होता है लंबा सा। तो ये सीधा बेलनाकार चमकदार यानी बांस की तरह, अगर कहें तो बांस की तरह कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ये गांठ के जैसा होता है। ठीक, और अनुप्रस्थ अगर काट में देखते हैं इसको तो गोल व 5 कोनों वाला होता है। कैसा होता है? गोल और 5 कोनों वाला होता है। अब इसकी लंबाई की बात करें, संगठन सेलुलोज का होता है, 25% पैक्टिन पाया जाता है। अनुदैर्घ्य काट कैसा होता है? अनुप्रस्थ काट कैसा होता है? अनुदैर्घ्य में बांस की जैसा, आप बांस को याद रखिए दिमाग में, आगे पूरी इसकी प्रक्रिया खुद ही याद हो जाएंगी कि बेलनाकार, चमकदार और थोड़ी दूर दूर पर गांठ होती है। बांस में भी गांठ होती हैं, इसमें भी होती हैं, बस इसमें। और अनुप्रस्थ काट में देखें तो गोल होती हैं और 5 कोनों वाला होता है। ठीक, आगे बात करें लंबाई की इसकी। इसमें लंबाई कितनी होती है? कपास की कितनी थी? आधे से 2.5 लगभग। कपास का तो पूछा ही जाएगा कि उसमें ऑप्शन में भी आधा ही रहेगा या 1.5 रहेगा, तो सबसे छोटा उसी का होता है। और फिर इसकी आती है लंबाई, इसकी कितनी होती है? ये तो लंबा होता है 12 से 20 सेंटीमीटर तक। रेशम को छोड़ दिया जाए तो इस जंतु में सबसे लंबा होता है। ठीक है, कि रेशम क्या होता है? जंतु का होता है, जंतुओं में सबसे लंबा होता है, लेकिन इसका जंतु का नहीं, वनस्पति में ही गिनेंगे तो वनस्पति में ये सबसे लंबा होता है लिनन का, और सबसे छोटा कपास का। और अगर जंतुओं की बात करें तो सबसे लंबा रेशम होता है, क्योंकि प्राप्त होता है कि बहुत ही ज़्यादा उसकी लंबाई होती है। और अब मजबूती के बारे में बात करेंगे। मजबूती में रेशम के बाद द्वितीय स्थान भीगी अवस्था में ज़्यादा होता है। ठीक है, जब मजबूत हो मतलब भीगी अवस्था में इसकी ज़्यादा रहता है, ये द्वितीय स्थान है इसको मजबूती में। रेशम बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है और इसका दूसरा स्थान माना जाता है। पहला रेशम है मजबूती में और दूसरा ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, और चमक की बात करें,
रेशम से भी अधिक इसमें चमक होती है, रेशम से भी अधिक इसमें चमक होती है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, सर्वथा इसका अभाव पाया जाता है। इसमें तुरंत सिकन पड़ जाती है, सिकुड़न आ जाती है। और ठीक है, और शोषकता की बात करें, इसमें एब्जॉर्बेंस कितनी होते हैं, इसमें नमी सोखने की क्षमता होती है। रुमाल, नैपकिन, तौलिया आदि बनाए जाते हैं। और ताप संवहन एवं ताप का प्रभाव क्या होता है, ये ताप का श्रेष्ठ संवाहक माना जाता है। और फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें गीली अवस्था में शीघ्र फफूंदी लग जाती है। लिनन को जलाने पर गंध कैसा आता है, कागज़ के जलाने जैसी गंध निकलती है। ये आपको एक चैप्टर इसमें पूरा मिलेगा कि कौन से में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, किसको किस प्रकार से काफ़ी डिवाइडेशन करके बांटा गया है पहचानने के लिए कि किस में किस प्रकार की गंध आती है। कपास में, लिनन में, रेशम में, सबका एक पूरा डिवाइड करके चैप्टर है आपके टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में, पूरा उसके बारे में भी विस्तृत है। तो आप थोड़ा थोड़ा यहीं से पढ़ते चलिए, आगे विशेषताओं में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा आपको इतना ज़्यादा दे दिया जाएगा, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप यहीं से याद करिए। एक एक चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से विस्तृत पढ़िए, फिर वहाँ जब पढ़ेंगे तो शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो लिनन को जलाने पर कैसी गंध होती है, कागज़ जैसी। अब इसके रासायनिक की बात करते हैं। अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है, अम्लीय प्रभाव से ये पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु धब्बे छुड़ाने के लिए तनु का घोल प्रयोग किया जा सकता है। इसमें तनु घोल का प्रयोग करते हैं हम अम्ल में। के पश्चात इसको गर्म पानी से धोकर सुखा लेना चाहिए, मतलब हल्के तनु का घोल में जो प्रयोग कर सकते हो, और उसके बाद गर्म पानी में इसको धोकर सुखा लेते हैं। क्षार का कोई प्रभाव, कोई क्षति नहीं होती है क्षार का, ठीक है, कि मतलब इस पर अम्ल का प्रभाव तो पड़ता है लेकिन इसका क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कपास पर भी अम्ल का प्रभाव गलकर वो नष्ट कर देता था कपास को, अम्ल जो है। और इसमें क्या हो जाता है, और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना उस पर भी कपास में भी नहीं पड़ता था, और इसमें भी लिनन के वस्त्रों में भी कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। अम्ल भी दोनों को, कपड़े को लगभग नष्ट कर देते, चाहे कपास के हो या लिनन के हो। और ब्लीच का प्रभाव क्या होता है, शक्तिशाली ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जो शक्तिशाली बनते हैं तो उनका प्रयोग इस पर नहीं किया जाता है, ग्लास ब्लीचिंग ही की जाती है इस पर। तो गाइज़ ये था आज का आपके पूरा जो है लिनन से संबंधित पूरा चैप्टर, जितना लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अच्छे से पूरा इसमें जितना भी आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग पूरा इसमें कवर हो गया है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ और पूछा जाता है तो आपका कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर होगा, उसके बारे में उससे पूरा बताया गया होगा, तो चैप्टर आगे आएगा तो मैं उसे पूरा अच्छे से उसमें भी बताऊंगी। लेकिन आपको एक एक चैप्टर जितना बताया जा रहा है, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर हो चाहे ये हो, उसको भी एक एक सीक्वेंस से देखते चलिए, ताकि आपको ये न रहे कि ये चैप्टर नहीं समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत की चीज़ें या शॉर्ट में जो चीज़ें पढ़ाई गई वो नहीं समझ में आएंगी। तो एक एक करके आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा कपास, फिर लिनन, फिर एक एक करके पढ़ाएंगे अच्छे से, और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर कपास, फिर लिनन, फिर रेशम, इसी तरह करके हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।